रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो बिहार के सियासी संग्राम पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। किस प्रकार से इस वक्त सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर दोनों खेमों में मंथन चल रहा है। तो एनडीए में बटा टिकट, जबकि महागठबंधन में फंसा है पेच सीट बंटवारे को लेकर। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मयंक मौली हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा राजकुमार रंजन जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ हमारे सहयोगी मधुरेश भी हमारे साथ में पटना से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले हम रुख करते हैं, हमारे साथ में मयंक मौली जी जुड़े हुए हैं। मयंक जी, एक तरीके से एनडीए में तो सब कुछ सीट बंटवारे का ऐलान हो गया, टिकटों का, प्रत्याशियों का भी एक तरीके से ऐलान हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी असमंजस कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि बहुत कुछ ज्यादा खुल के बोलने को लेकर स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या कुछ अंदर खाने पार्टी और कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है क्या? नहीं सर, मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि एनडीए में पहले भी ऑल इज वेल था, आज भी है और आगे भी ऑल इज वेल ही रहेगा। और जहां तक आपने देखा कि मैं और हमारे नेता पहले से कहते आ रहे हैं कि एनडीए महज दलों का गठबंधन नहीं है, दिलों का भी गठबंधन है। और हम पांचों दल जो हैं वो पांच पांडवों की तरह एकजुट हैं और अटूट हैं। तो जैसा आपने देखा कि हमारे यहाँ लगभग अब सारी सीटों का लगभग ऐलान हो चुका है, सारी सीट शेयरिंग क्लियर हो चुकी है। नॉमिनेशन भी अब कहिए आज जब प्रत्याशियों की घोषणा होगी, कल से नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। और महज 3 दिन बाकी है अब नॉमिनेशन पूरा होने में, जबकि महाठगबंधन, उसे मैं ज्यादा मुफीद होगा मेरे लिए कहना, तो महाठगबंधन में अभी भी संशय की स्थिति है। वहां पे उस जहाज के इतने सारे कप्तान हैं कि वहां पे उस जहाज की कहिए कि लुटिया डूबनी तय दिख रही है। अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि सीट कौन लड़ने वाला है। सीट शेयरिंग से पहले वहां पे टिकटें बांट दी जाती हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रात को बांटते हैं, सुबह वो शाम को बांटते हैं और बेटे आकर के रात को 2 बजे सुबह 4 बजे तक टिकट वापसी का खेल खेलते हैं। और अभी भी सरप्राइजिंगली ये है और इंटरेस्टिंग है कि अभी तक कांग्रेस जो है वो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा तक मानने को तैयार नहीं है, जबकि वो अपने आप को घूम करके अगला मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं। और लेफ्ट जो है वो लेफ्ट जा रहा है, बाकी की कहीं और जा रहे हैं। तो आधे इधर आओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ वाला जो सीन चल रहा है वो अब मुझे नहीं, वो कहिए कि एक रार ठनी पड़ी है आपस में दलों में। और सीट शेयरिंग को लेकर के लिटरली महागठबंधन लठबंधन बन चुका है। और जैसा ट्विटर वॉर अभी हमने देखा, ट्विटर पे शेरो शायरियों का दौर चल रहा है, राजद वाले कुछ लिख रहे हैं, उसके जवाब में कांग्रेस से कुछ आ रहा है। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि तो खंड खंड बटा। मौली जी, लेकिन सीट बंटवारे से पहले आपके सहयोगी भी तो बड़ा ट्वीट कर रहे थे और कई प्रकार से बातें अपनी इशारों में रखी जा रही थी। वो तो दोनों तरफ चलता रहता है। मधुरेश हमारे सहयोगी हमारे साथ पटना से जुड़े। मधुरेश, अभी महागठबंधन में कहां पर पेच फंसा हुआ है सीट बंटवारे को लेकर? क्योंकि ऐसे देखा जाए तो एनडीए ने कहीं बढ़त लेती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट बंटवारा तय कर लिया, साथ ही साथ उन्होंने प्रत्याशियों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया। मधुरेश। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनडीए एक कदम आगे है तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, जबकि महागठबंधन में जो पेच है वो कांग्रेस के साथ में भी फंसी हुई है। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी, 19 सीटें जीत करके आई थी। इस बार भी कांग्रेस की मंशा है कि इसी तरह की कुछ सीट मिल जाए उसे। 70-72 सीटों की डिमांड है। तेजस्वी यादव ने बार्गेनिंग जो है वो 50 सीटों से शुरू की थी और अभी कहां तक मसला पहुंचा है ये कहना जरा मुश्किल है। हालांकि जो सूत्र है वो कहते हैं कि तेजस्वी 60 सीटों देने के लिए कांग्रेस को तैयार हो गए, लेकिन फिर भी अभी मसला फंसा हुआ है। दूसरी तरफ सीपीआईएम जो है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो उसने अपने 18 कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो दिखा रहा है कि जो महागठबंधन है उसमें सब कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है। जैसा कि एनडीए में सारे जो दल हैं वो अपने एक साथ बैठे, 101 सीट पे बीजेपी लड़ रही है, 101 सीट पे जदयू लड़ रही है, 6 सीट पे हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो लड़ रही है, 6 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को मिला है अपने कैंडिडेट उतारने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ डिवाइडेड हो चुका है और अब धीरे धीरे करके लोग अपने कैंडिडेट की भी घोषणा कर रहे हैं। जदयू ने भी अपने कई प्रत्याशियों की घोषणा की है। आज 71 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की। नहीं तो मधुरेश, सवाल यह है कि महागठबंधन का सीटों का बंटवारे का ऐलान होगा कब तक? क्योंकि ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प जानना। देखिए, ये पुख्ते तौर पे तो महागठबंधन के जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो बता पाएंगे। चलिए फिर उनसे पूछ लेते हैं। राजकुमार रंजन जी हमारे साथ में, प्रवक्ता आरजेडी मौजूद है। राजकुमार जी, सवाल यही है कि अगर मोटे तौर पर दोनों गठबंधनों में देखा जाए तो एनडीए ने ना सिर्फ सीट बंटवारा कर लिया, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया,
महागठबंधन में कहां पर पेच फंसा हुआ है, क्यों नहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पा रहा है, कहां दिक्कत आ रही है राजकुमार जी? कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन के जितने भी पार्टीज हैं, उनकी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस पर मंथन हम लोग कर रहे हैं। दरअसल नया बिहार बनाने के क्रम में जरूरी यह है कि हम जिन सीटों पर जिनको उतारना चाहते हैं वो जीत भी पाए, उस पर मंथन चल रहा है। थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन वह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन राजकुमार जी, ये जो देरी है ना, ये देरी सवाल खड़े कर रही है, और आपके जो विरोधी हैं वो उस देरी के बीच में उसको क्वाइन भी कर रहे हैं कि साहब देखिए इनकी सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये देरी आपको राजनीतिक तौर पर एक परसेप्शन में डाल रही है कि साहब आप लोगों के बीच में खींचतान चल रही है। सवाल ये है राजकुमार जी। नहीं, परसेप्शन तो देखिए एनडीए के अंदर है। एनडीए में जो अभी संघर्ष चल रहा है, जो खींचातानी चल रहा है, आज ही देखिए घटनाक्रम में क्या क्या हुआ है। नीतीश जी काल कोठरी में चले गए हैं, उनको मनाने के लिए तमाम बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। उनके ये कहा तो पूरा बिहार यह चर्चा का केंद्र में है कि बीजेपी जो है 101 पर 140 पर लड़ रहा है। बहुत सारे जेडीयू का जो जीते हुए प्रत्याशी राजकुमार जी, इस विषय पे भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो एक तरीके से समझौता नहीं बन पा रहा है, उसकी संभावना कब तक है? क्योंकि पहले दौर के नामांकन की प्रक्रिया तो अब कुछ दिनों में खत्म भी हो जाएगी, तो ये कब तक सामने आएगा, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। महागठबंधन बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया जाएगा जी। इसमें विलंब हो रही है, लेकिन बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा। इनके जैसे नहीं है कि एनडीए में बड़े लीडर आदेश दिए और दिल्ली में आकर सब मिले बैठे और जो आदेश दिया वो मानने के लिए बाध्य हो गए। बाद में नीतीश जी जिन सीटों को लेकर विवाद चल रहा था, आप देखिए सोनबरसा में जो विनिंग कैंडिडेट था उनको हटा के दे दिया चिराग पासवान के पार्टी को, और नीतीश जी बहुत गुस्से में है। अच्छा, कल पार्टी सिंबल राजकुमार जी, कल पार्टी सिंबल कुछ प्रत्याशियों को देना फिर वापस लेना, ये किस वजह से हुआ? नहीं देखिए, ये वो कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। थोड़ी बहुत कठिनाई, टेक्निकल कठिनाई थी, उसको मैंने दूर कर लिया है। पिता पुत्र में बनता नहीं है, आपके पास आएगा। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। सिंह साहब देखिए, जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? कम सीट मिलने के कारण हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं। कविता पाठ भी पहले किए थे। यदि बिहार स्टेट बहुत राजनीति से बहुत जागरूक है, लेकिन सर उसके बाद भी वो मान गए हैं और उन्होंने सब 6 सीटों पे अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। विनय जी, मौजूदा वक्त में आज की तारीख में एनडीए सीट शेयरिंग कर चुका है, सीटों का बंटवारा होना तय हो चुका है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है, महागठबंधन अभी आपस में ही खींचतान करता दिखाई पड़ रहा है। ये क्या एक परसेप्शन खड़ा करता है इस चुनाव के मुहाने पे? विनय जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है महागठबंधन में, तो आप कह सकते हैं कि इस समय थोड़ा सा एनडीए को एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एनडीए में बहुत कुछ स्मूथ होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कुछ सीटों को लेकर मरमरिंग थी अंदर में, कुछ नीतीश कुमार भी नाराज थे, बाद सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन महागठबंधन में अभी तक कुछ चीजें तय नहीं हो पाई हैं। अब आप देखिए ना, पहले फेज का नामांकन का अंतिम दिन 17 तारीख है, 17 अक्टूबर, और सेकंड फेज का भी नामांकन शुरू हो चुका है, उसका अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। ऐसे में अब कार्यकर्ताओं के सामने या उम्मीदवारों के सामने कितनी मुसीबत है, अभी तक उनको पता नहीं। आज 13 तारीख हो गया, तो अभी अब 2-3 रोज बचा है, 14, तो अब आज 14 है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं महागठबंधन में अभी भी रार है। हालांकि माले ने कुछ अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, आरजेडी भी रात में सिंबल दिया, फिर वापस लिया गया सिंबल, बुलाया गया उन लोगों को रात में, और एकदम से क्योस की स्थिति पैदा हो गई थी। तो कहीं न कहीं यहाँ तक कहा जा रहा है कि लालू जी और तेजस्वी में कुछ अनबन की भी बात हो रही है। हालांकि लालू जी सर्वमान्य नेता है, महागठबंधन के सर्वमान्य नेता है, वोट उन्हीं के नाम पर मिलना है महागठबंधन को। लेकिन इस तरह की चर्चा है, तो मुझे लगता है इन चर्चाओं से कहीं न कहीं एनडीए को लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। ठीक है मयंक जी, सवाल ये है कि
एनडीए के लिहाज से भी बात की जाए तो जो बात अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि मांझी साहब अभी भी अपनी नाखुशी जाहिर कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खबरें तो लगातार आ ही रही हैं और कई सहयोगी दलों के तमाम नेता वो भी अपनी सड़कों पे नाराजगी दिखा रहे हैं। तो बहुत स्थिति बहुत स्पष्ट तरीके से साफ चल रही हो, वो दिखाई नहीं पड़ रही आपके खेमे में भी। मयंक जी। सर मेरे सारे गठबंधन के नेताओं ने एकजुट होकर के कहिए की चीजें स्पष्ट कर दी हैं और तो प्रत्याशियों का ऐलान भी हो गया और सारे सीटों पे कहिए सारे दल जो है एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह लड़ने जा रहे हैं। हाँ, दूसरा परिवार जिसके बारे में अभी हम लोग बात करें, जहां लोकतंत्र की बात कर रहे थे हमारे राजद के साथी, जो कि अपने आप में एक हास्यास्पद व्यंग सरीखा लगा मुझे, क्योंकि जहां परिवारवाद है, जहां पे बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, जहां बेटा जो है औरंगजेब की राह निकल चुका है राजनीतिक रूप से, जिसने अपने भाइयों बहनों का कहिए राजनीतिक करिए जीवन समाप्त कर दिया और आज के दिन में पिता के ऊपर भी तलवार लटक रही है। चौधरी का पुत्र जो है, राजकुमार जी मैं आ रहा हूं आपके पास, राजकुमार जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बात अपनी खत्म करने दीजिए। अब ये राजद के तोते को चुप करा दीजिए। राजकुमार जी मैं आ रहा हूं आपके पास में। हाँ प्लीज, मैं बोलूंगा तो मयंक जी आप जल्दी से अपनी बात रखें आप। हाँ, तो यहाँ जो राजनीतिक औरंगजेब स्वरूप जो तेजस्वी यादव जी जो एक स्वर में कहिए निकल पड़े हैं, चाहे वो पिता की अवमानना हो, बड़े भाई को बाहर निकाल वनवास पे भेज देना हो राजनीतिक रूप से, और बहन की कहिए कि जिन्होंने किडनी तक दान कर दी उसका भी राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया इन्होंने। और कल ही देखिए ना, सर्वमान्य नेता आपने उनको बताया, हम सब भी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का अपना एक ऑरा है, अपना एक प्रादुर्भाव है। तो अगर लालू, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं बाय द वे, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को सिंबल देते हैं और पुत्र जो है आ करके उसको रातों रात उसको वापस कर देते हैं, उसको अंडू कर देते हैं, वो कह रहे हैं कि अंदरूनी टेक्निकल मामला है, आप लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बात को। बस मैं एक ही चीज बोलता हूं, कल ही कहिए कोर्ट का फैसला आया, प्राइम कॉन्स्पिरेटर के रूप में लालू प्रसाद यादव जी आरोपित किए गए और सह राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी। तो प्राइम कॉन्स्पिरेटर के तौर पे कहीं जो राजनीतिक रूप से जो औरंगजेब की राह चल चुके तेजस्वी यादव जी को ये भय तो नहीं सता रहा कि कहीं हमारे पिताजी जो हैं वो जेल चले जाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आज भी 2020 का चुनाव ले लीजिए, ये 2025 है, बीच में 2024 आया, राजनीतिक पोस्टरों से, राजद के पोस्टरों से पिता और माता की तस्वीरें आज भी गायब हैं। तो ये क्या दर्शाता है? तो उत्तराधिकारी अपना तय करके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, संभवतः वो हो सकता है। मधुरेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। मधुरेश, हमने देखा कि सीपीआई-एम ने आज अपने 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, आरजेडी के माध्यम से भी इस प्रकार की कोशिश की गई। तो क्या ये सीट बंटवारे से पहले अभी भी एक दूसरे पे दबाव बनाने की राजनीति है? आप पटना में मौजूद है, क्या आपको एक सेंस समझ में आ रहा है कि क्या अंदर खाने की खबरें चल रही हो वहां पे? देखिए, इसमें दो तरीके से इस बात को देखा जा सकता है। एक, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, ये बात सच है कि कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनके नेता कौन है और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जिनको टिकट दिया जाना है उनको जल्द से जल्द टिकट देने की मांग कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है खास करके, कर रहे हैं। तो ऐसे में ये उहापोह की स्थिति पार्टी में बननी लाजमी है। दूसरी तरफ निश्चित रूप से ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स का तरीका है कि राजद पहले किसी को टिकट दे रही है, टिकट दे करके वो बताना चाह रही है कांग्रेस को कि वो किसी के अंडर में नहीं है। सीपीआईएम जो है वो भी अपने 18 कैंडिडेट का नाम की घोषणा करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि हम महागठबंधन में हैं, लेकिन हमारा खुद का अकेला वजूद भी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स की कोशिशें चल रही। राजकुमार जी, सवाल यही है कि अगर सीट बंटवारा अभी फाइनल हुआ नहीं है, पहले चरण के नामांकन के लिए लगभग आखिरी वक्त निकलता हुआ सा दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में सवाल तो खड़ा होगा ही कि आखिर अभी भी पेच क्यों फंसा? क्या कल का अदालत का फैसला एक बड़ा कारण आपको समझ में आ रहा है जिसके चलते कांग्रेस का एक रुख बदला है? क्योंकि कल दिल्ली में मुलाकात की बात तय हो रही थी कल। ये तो हैरान करने वाली बात है कि जब चुनाव नजदीक था और उस केस को ओपन किया गया है, पूरा बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है, मार्च में फैसला जानती है। इसमें तो कोर्ट का है राजकुमार जी, ये तो कोर्ट के समय है, इसमें राजनीति कहां आ गई? मार्च में आ चुका था। मैंग जी एक सेकंड राजकुमार जी, ये तो कोर्ट का, मैं इन्हें छुपने नहीं दूंगा। मैंग जी एक सेकंड राजकुमार जी, ये तो कोर्ट ने आरोप तय किया, इसमें राजनीति कहां से आ गई? बिहार जानता है। नहीं राजकुमार जी, ये तो कोर्ट ने तय किया, इसमें राजनीति कहां से आ गई? नहीं, ईडी सीबीआई तो चार्जशीट दाखिल किया है। देखिए, उसका वेरिफिकेशन तो हमारी अदालती प्रक्रिया ने किया ना, उसको सही माना गलत माना उस आधार पे हुआ। तो आप तो न्यायालय के पूरे विवेक पे सवाल खड़ा कर रहे हैं सर। उसके कारण से थोड़ी सी असुविधा है, जल्दी हम इसको सुलझा लेंगे। लेकिन आप देखिए एनडीए में क्या हो रहा है।
बार बार हम लोग सर, आप वापस एनडीए पे आ जाते हैं। मैं आपका जानना चाह रहा हूँ, एनडीए वाले हैं मेरे साथ, मैं पूछ रहा अपना हूँ, पैजामा फटा मैं हुआ एनडीए है। वालों से एनडीए का सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे महागठबंधन का सवाल पूछ रहा हूँ सर, कि कब तक हम उम्मीद करें? 17 तारीख आखिरी है फर्स्ट फेज के नामांकन की। अरे आ जाएगा, उन लोगों का भी लिस्ट अभी आया है, कल देखिएगा सारा मामला सुलझ जाएगा। देखिए भागलपुर के एमपी माननीय सांसद अजय मंडल इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए पूरा जेडीयू को निपटाने का जो चुनाव के बाद होना था वह अब प्रक्रिया शुरू है। ये पूरा बिहार यह चर्चा का केंद्र में है कि 140 सीट पर बीजेपी लड़ रहा है। तमाम जेडीयू के तमाम सीटों को काटकर, सर जेडीयू को समस्या नहीं है ना, उसके बाद भी जेडीयू को समस्या नहीं कि बीजेपी 140 पे लड़ रहा है या 101 पे लड़ रहा है, उसकी समस्या नहीं है। विनय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। विनय जी, सवाल यह है कि अभी भी स्थिति स्पष्ट होती ना दिखाई पड़ने से जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है कि साहब दोनों गठबंधनों में आपसी सहयोग को लेकर स्थिति क्या है? विनय जी। राजकुमार जी, ये सवाल मेरा विनय जी से। राजकुमार जी, ये सवाल मेरा विनय जी से। राजकुमार जी, हाँ विनय जी अपनी बात लगभग स्पष्ट हो गई है। कुछ एक आध दो सीट के लिए मांझी जी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मांझी जी ने भी प्रधानमंत्री में अपनी आस्था व्यक्त की है और उन्होंने भी स्वीकार किया जो मिला उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, हर दल की इच्छा होती है एक दो सीट ज्यादा लड़ने की, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महागठबंधन की स्थिति अभी बहुत ही नाजुक कह सकते हैं, क्योंकि अब पहले फेज के नामांकन का केवल 3 दिन बचा। आज 14 तारीख हो गया, 15, 16, 17 और 17 को 3 बजे तक नामांकन, और अभी तक कोई स्थिति नहीं स्पष्ट हो पाई है कौन कौन सी पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये आम चुनाव है, ये चुनाव 5 साल पर निर्धारित है, कोई मध्यावधि चुनाव नहीं है कि एकाएक चुनाव आ गया। उसके बाद अगर तय नहीं हो पा रहा तो ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी कमजोरी हम मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। अगर आरजेडी कुछ गड़बड़ी करे तो विनय जी क्या कल के अदालत के फैसले के बाद, विनय जी क्या कल के अदालत के फैसले के बाद में राजनीतिक गोटियां आगे पीछे बदली हैं? आपको लगता है क्या उसकी वजह से बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है? नहीं, देखिए ये मामला पुराना है, ये मनमोहन सिंह के समय नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मतलब आरजेडी और कांग्रेस के बीच की जो स्थिति थोड़ा बेहतर चल रही थी, वो कल के फैसले के बाद से क्या आपको लगता है उसकी वजह से ऐसा हुआ? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए ये मामला जो है, ये मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये केस दिया गया था। इस मामले को उजागर करने का काम ललन सिंह किए थे और शरद यादव जाके दिए थे। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और ये जांच और कानूनी प्रक्रिया चल रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें कोई कहीं कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं मतलब है। ये सही है कि इस समय अभी चुनाव के समय उनकी तारीख पड़ी, कोर्ट का तारीख कोई कानून के अनुसार चलता है, उसमें कहीं कोई किसी का इंटरफेयर नहीं होता है, वो अपना काम करेगा। गलत किया बिल्कुल, शायद इसीलिए लगातार ये कोर्ट के माध्यम से जो तरीके से आरोप तय किए उसके बाद से बदली हुई सियासत भी दिखाई पड़ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का सर फिलहाल वक्त की अनुमति दे रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय में विस्तार से बात करने के लिए। बिहार के चुनाव तक इस प्रकार की सियासी चर्चाएं लगातार चलती रही। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।